हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक होम ट्यूटर में। अपने आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में, क्योंकि हम लोगों का जो साइंस का सेशन था उसमें हम लोग सेल टॉपिक को पढ़ रहे थे और आज उसका हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक है। आज इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक लाइव सेशन लाऊंगा जिसमें जितने भी सेल से मतलब क्वेश्चन आज तक बने हैं, चाहे आपकी वो कितनी भी अच्छी बुक हो, घटना चक्र हो या जो अदर बुक्स आती हैं जो प्रीवियस ईयर से जिसमें क्वेश्चन बनते हैं, उन सबसे जितने भी सेल से क्वेश्चन बने हैं, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है सेल्स का स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक का, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे मैं सब पुटअप करके एक दिन लाइव सेशन करूंगा जिसमें हम लोग पूरे लाइव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो आइए समय को बिना बर्बाद किए हुए हम लोग अपने आते हैं टॉपिक पे कि लाइसोसोम का मतलब क्या होता है और लाइसोसोम का वर्क क्या है हमारे सेल में। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, लाइसोसोम जो है दो वर्ड से मिलकर के बना है, लाइसो प्लस सोमा, है ना। लाइसोसोम जो है ये ग्रीक वर्ड दो शब्दों से मिलकर बना है, लाइसो और सोमा, जिसमें लाइसो का मतलब होता है पाचक। क्या होता है? पाचक, यानी डाइजेस्टिव। और सोमा का मतलब होता है शरीर या काय या निकाय, हम कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी बॉडी। अब जैसा कि आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे कि क्या है, कोई एक डाइजेस्टिव बॉडी है ना, यानी कहीं ना कहीं ये पाचन में सहायता कराती है। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसा निकाय जो सेल में पाचन क्रिया में सहायता करता हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या है? एक पाचन सेल ऑर्गेनेली है जो सेल के अंदर पाचन क्रिया में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, ठीक। यहां तक आप समझ गए होंगे सेल के नाम से। इसका फंक्शन भी हमें समझ में आ गया कि सेल का मुख्य कार्य क्या है, कि कहीं ना कहीं ये पाचन क्रिया में क्या करता है, सहायता करता है, यानी सेल के अंदर पाचन क्रिया में क्या करता है, हेल्प करता है। समझ में आया? अब यदि मैं बात करूं कि इसकी खोज किसने की थी, सेल लाइसोसोम की, तो जो लाइसोसोम की खोज की गई थी, तो ये लाइसोसोम was discovered by क्रिश्चियन डी डूबे। क्या नाम था? क्रिश्चियन डी डूबे। कब की थी? 1949। कहीं कहीं पे 50 भी दिया रहता है, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी? डी डूबे ने की थी, या क्रिश्चियन डी डूबे ने की थी। कब की थी? 1949 या 1950 में, ये इसका डाटा है। अब इसी के लिए इनको क्या हुआ था 1974 में। कब? 1974 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। किसको? डी डूबे को। समझ में आया? तो हमने क्या जाना कि जो लाइसोसोम है, ठीक, उसका मेन कार्य क्या है कि वो कहीं ना कहीं सेल के अंदर पाचन क्रिया में सहायता कराता है। और इसकी खोज किसने की थी? तो डी डूबे ने की थी। कब की थी? 1949 से 1950 के आसपास, ठीक। अब देखिए इसके अदर चीजों के बारे में जान लेते हैं। जो ये लाइसोसोम है हमारा, मैंने अभी बताया कि ये क्या है, एक पाचक अंग है, ठीक। और इसका अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मेम्ब्रेन मतलब झिल्ली से घिरा रहता है, तो बोल सकते हैं बाउंडेड विद मेम्ब्रेन, मतलब लाइसोसोम बाउंडेड विद मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का मतलब हो जाता है झिल्ली। अब अगर ये झिल्ली से मतलब घिरा हुआ है तो कहीं ना कहीं ये किस में पाया जाएगा? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, क्योंकि जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल की कोई मतलब उसमें सेल ऑर्गेनेली थे, वो उसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई बाहरी झिल्ली नहीं पाई जाती थी। वो फ्रीली मूव करते थे उसके साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य में। लेकिन जितने भी हमारे यूकैरियोटिक सेल के जो हमारे ऑर्गेनेली थे वो कहीं ना कहीं विकसित थे, और कहीं ना कहीं क्या उनमें एक ऊपरी परत थी जिसको हम मेम्ब्रेन बोलते थे, ठीक। तो इसमें भी क्या एक मेम्ब्रेन होती है। तो यानी इस आधार पर हम बोल सकते हैं कि किसमें पाया जाता है, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है तो किसमें एब्सेंट है? हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में है। प्रोकैरियोटिक सेल में यानी बैक्टीरिया में नहीं पाया जाएगा, नीलहरी शैवाल में नहीं पाया जाएगा, और जो हमारी आरबीसी की मैमल्स की आरबीसी है उसमें नहीं पाया जाएगा, और आर्की में नहीं पाया जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा तो मुख्यतः किसमें? जंतु कोशिकाओं में पाया जाएगा, है ना। मेनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल, ठीक है। अब कैसी एनिमल कोशिकाओं में? विच पार्टिसिपेट इन
एंजाइमिक एक्टिविटीज, जो कि किसमें, एंजाइमिक एक्टिविटीज में, या कह सकते हैं कि एंजाइम जो कोई अभिक्रिया होती है उसमें जितने भी मतलब सेल ऑर्गेनली ऐसे जो हैं जो एंजाइमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं उनमें मुख्यतः ये ज़्यादा पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यदि मैं बता दूं तो आपका लीवर हो गया, है ना, पैनक्रियाज हो गया, ये कहीं ना कहीं एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, पाचन में भी सहायता करते हैं। उसके बाद हमारा क्या हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, ब्रेन हो गया, थायराइड हो गया, एटसेट्रा। बहुत सी मतलब हमारे सेल ऐसे हैं कि जो एंजाइमिक एक्टिविटी में मतलब एंजाइमिक एक्टिविटी करते हैं, तो उनमें मुख्यतः ये पाए जाते हैं सेल, ठीक है, लाइसोसोम। और लाइसोसोम का मैंने मेन वर्क आपको बता ही दिया कि लाइसोसोम का जो मेन वर्क होता है ये क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक। तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे आपको इसके बारे में बताता हूँ। अब देखिए ये बनता किससे है, ठीक है, ये बनता किससे है, यानी इसका निर्माण कहाँ पे होता है या इसके निर्माण में सहायता कौन कौन करता है। तो मैंने आपको, जब आपने पिछला वीडियो पढ़ा होगा गोल्जी बॉडी का और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो उसमें आपने कहीं ना कहीं देखा होगा कि उससे वेसिकल्स निकल रहे थे। क्या निकल रहे थे, वेसिकल्स निकल रहे थे, और उन वेसिकल्स में क्या भरा हुआ था, एंजाइम भरा हुआ था। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल निकला था उसमें क्या भरा हुआ था, प्रोटीन, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम किसमें हेल्प करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प करते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक से जो वेसिकल निकला उसमें क्या था, प्रोटीन था। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल निकला था उससे क्या, लिपिड का निर्माण होता था, तो लिपिड उसमें भरा था। अब वो वेसिकल कहां पहुंचते थे, गोल्जी बॉडी के पास पहुंचते थे। तो गोल्जी बॉडी इसको क्या करता था, पैकेजिंग का वर्क करता था, है ना। तो जो वो पैकेजिंग होकर के जहां पे जिसकी जरूरत होती थी वो उसको पहुंचा देता था। तो जो उसमें से ट्रांसफरेबल वेसिकल्स निकलते थे, है ना, तो उसको हम क्या बोलते थे, वही हमारे लाइसोसोम्स होते थे। यानी हम कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी दोनों मिलकर के क्या, लाइसोसोम के निर्माण में कहीं ना कहीं सहायक होते हैं, ठीक। तो हम इसमें लिख सकते हैं इनका निर्माण, यानी लाइसोसोम का निर्माण, इनका निर्माण अंतःप्रद्रव्य जालिका तथा गोल्जी काय से होता है, गोल्जी काय से होता है। ठीक है, यानी इसके निर्माण में कौन, अंतःप्रद्रव्य जालिका को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसको हम बोलते हैं गोल्जी बॉडी। ठीक है, यानी इसके निर्माण में सहायता कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम इसके निर्माण में सहायता करता है। ठीक है, अब मैंने एक बात बताया कि ये डाइजेशन कराता है, ठीक है, डाइजेशन में हेल्प करता है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, एंजाइम होता है। लाइसोसोम कंटेन मैनी टाइप्स ऑफ एंजाइम। है ना, इसमें ढेर सारे टाइप्स के एंजाइम होते हैं और उनको हम मुख्यतः क्या बोलते हैं, जिनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है, क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। जो भी एंजाइम्स हैं इसमें राइबोन्यूक्लियेज है, फॉस्फेज है ना, और क्या कहते हैं, सल्फेज पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, मतलब इस टाइप के ढेर सारे एंजाइम हैं। ठीक, अब इन सब एंजाइम की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, हाइड्रोलिटिक होती है। हाइड्रोलिटिक का मतलब है पानी को तोड़ने वाला। हाइड्रो का मतलब हो जाता है पानी या जल, और लिटिक का मतलब होता है तोड़ने वाला, है ना।
तो मतलब ये इसमें जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम है पाया जाता है, ये क्या करता है, जैसे ही पानी के संपर्क में आता है तो उसको तोड़ना स्टार्ट कर देता है या उसका डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम के नेचर की बात करते हैं, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर। कैसा नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर। अब एसिडिक नेचर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है ना, वो सारे कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। और इसमें हाईली एसिडिक मतलब 0 से लेकर के जैसे जैसे आप 0 से ऊपर बढ़ेंगे वो उसका एसिडिक नेचर कम होता जाएगा, ठीक। तो जो इसका एसिडिक नेचर है 4.5 से लेकर के नियर अबाउट 5 के आसपास तक है, तो है ना, इसका नेचर कैसा है, एसिडिक है। अगर एसिडिक नेचर का है तो कहीं ना कहीं चीज़ों को क्या कर देगा, पचाने में हमारा हेल्प करता है। समझ में आया। अब हम लोगों ने क्या सीखा कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, डी डुवे ने की थी। कब की थी, 1949 में, जिसमें उनको 1969 में उसके लिए क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। अब ये किसमें पाया जाता है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ये मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है ना, ये मतलब मेम्ब्रेन से या झिल्ली से घिरा हुआ है, यानी विकसित है। उसके बाद मैंने बताया कि किसमें नहीं पाया जाएगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाएगा, यानी बैक्टीरिया, आर्की, है ना, ब्रूगिन, एल्गी या जो आरबीसी मतलब मैमल्स की आरबीसी उसमें यह नहीं पाया जाता है, ठीक। अब इसका निर्माण कहाँ से होता है, तो इसका निर्माण मुख्यतः एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज से होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इसके अंदर एक तरीके से प्रोटीन करने में या एंजाइम्स का निर्माण करने में सहायता कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और उसको पूर्ण रूप से पैक करने का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडी करता है, ठीक है। ये इसीलिए ये दोनों इसमें सहायता करते हैं। अब यदि मैं बात करूंगा, देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर कंफ्यूजन क्या क्रिएट करता है, अगर ऑप्शन में दिया जाए कि 4 ऑप्शन अलग अलग तरीके से हों कि लाइसोसोम्स का निर्माण मुख्यतः होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या इनमें से कोई नहीं, तो उसमें हम जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। क्यों, क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यही एंजाइम्स का निर्माण करता है, प्रोटीन और लिपिड वगैरह, और जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो सब प्रोटीन से बनते हैं, ठीक। तो ये होगा। यदि साथ में बोथ दे दे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या ए और बी दोनों, तो उसमें हम दोनों के साथ जाएंगे। कंफर्म हुए, तो इस टाइप से क्वेश्चन हमारा क्या होता है, पूछा जा सकता है। अब लाइसोसोम्स में ये पूछा जाता है कि किस टाइप का एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोसोम्स में हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, जिसका पीएच मान कितना होता है, 4.5 से लेकर के 5.0 तक होता है, ठीक। यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब आइए इसे रफ कर देते हैं। तो इसका एक मेन वर्क बताता हूं कि इसको हम मतलब क्या बोलते हैं, ठीक। तो जो ये लाइसोसोम है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, या लिख सकता हूं यहां पे लाइसोसोम ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। यानी इसको कोशिका की आत्मघाती थैली बोला जाता है। अब क्यों बोला जाता है कि ये क्या करता है, जैसे ही कोई सेल डेड हो जाती है हमारे शरीर में, एग्जांपल के लिए मेरे शरीर में कहीं चोट लग गई, अब जैसे ही चोट लग जाती तो वो क्या वहाँ पे काला निशान पड़ जाता है, या मतलब एक तरीके से आपको वो सेल मतलब एक तरीके से मृत दिखाई देती है ना, मृत हो जाती है सेल, यानी अब कोई एक्टिविटी नहीं करती, कुछ दिन बाद आपकी खाल वहाँ से निकल आती है। तो जैसे ही हमारी मतलब सेल डेड हो जाती है तो लाइसोसोम क्या करता है कि हमारे सेल अब जैसे ही डेड हो जाएगी तो मतलब वो अदर क्रिया तो करेगी नहीं, कहीं ना कहीं वो वहाँ पे अदर सेल्स को भी नुकसान पहुंचाएगी, और अदर सेल्स भी नुकसान जब पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पे वो गांठ बन जाएगा, या ब्लड सर्कुलेशन में भी रुकावट कर सकता है, या मतलब एक तरीके से कैंसर का रूप भी धारण कर सकता है। तो ये क्या करता है सुसाइडल मतलब जो लाइसोसोम है, जैसे ही देखता है कि सेल अब मतलब नष्ट हो चुकी है तो इसके अंदर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है वो उसको क्या कर देता है, अपने आप फट जाता है, ठीक। और जैसे ही लाइसोसोम फटता है तो सेल के अंदर क्या पाया जाता है, कोशिका द्रव्य पाया जाता है, और उस कोशिका द्रव्य में क्या भरा होता है, वो क्या कहते हैं, ज्यादातर वाटर होता है, प्रोटीन होता है। अब जैसे ही वो वाटर के संपर्क में आता है हमारा हाइड्रोलिटिक एंजाइम, तो क्या कर देता है, उसका डाइजेशन स्टार्ट कर देता है, और इस प्रकार ये सेल मतलब खुद से क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसको क्या ऑटोफैगिक भी बोलते हैं उस प्रोसेस को, ठीक, या ऑटोलिसिस भी बोलते हैं, ठीक। ये क्या कर देता है, अपने आप को खुद स्वयं नष्ट कर देता है। तो मैंने आपको क्या बताया, एक फिगर से समझ लीजिए कि मान लीजिए मेरा सेल है, ठीक, और उसके अंदर ये क्या है, लाइसोसोम है। अब लाइसोसोम है तो उसके अंदर क्या भरा होगा, एंजाइम भरा होगा, ये एंजाइम मैंने भर दिया, ठीक। अब जो हमारी सेल है तो सेल के अंदर क्या,
ये हमारा क्या कोशिका द्रव्य भरा है, जिसको हम साइटोप्लाज्म, साइटोसोल कुछ भी बोलते हैं। ठीक, अब ये सेल डेड हो गई। ठीक, ये सेल डेड हो गई। अब ये सेल जैसे ही डेड हो गई तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से फट जाएगा और इसके अंदर का जो एंजाइम है ये बाहर आ जाएगा। जैसे ही एंजाइम बाहर आएगा और इस साइटोप्लाज्म से मिलेगा, इसका क्या करने लगेगा, पाचन स्टार्ट कर देगा और ये सेल अपने आप में पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। यानी इसने क्या किया, अपने ही सेल को नष्ट कर दिया। इसीलिए इसको क्या, कोशिका की आत्मघाती थैली बोला जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका की आत्मघाती थैली कौन सी है, तो क्या होता है, लाइसोसोम होता है। हमने गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा था। गोल्जी बॉडी को मुख्यतः क्या बोला जाता था, ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोला जाता था। और क्या बोला जाता था, पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोला जाता था। ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या था हमारा उस गोल्जी बॉडी के बारे में। और इसको क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब आइए हम इसके टाइप्स के बारे में जान लेते हैं कि मुख्यतः कितने टाइप का होता है। तो मुख्यतः इसको हम 4 टाइप्स में बांटेंगे, है ना, या टाइप्स ऑफ लाइसोसोम हेडिंग डाल देता हूं, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम, टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। जो हमारा पहला है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी लाइसोसोम। टोटल 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा प्राइमरी, दूसरा हमारा सेकेंडरी, तीसरे को हम रेसिडुअल बॉडी बोलते हैं और चौथे को ऑटोफैगिक वैक्यूल्स बोलते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम, फिर सेकेंडरी लाइसोसोम, तीसरा होता है हमारा रेसिडुअल बॉडी, चौथा होता है हमारा ऑटोफैगिक वैक्यूल्स। ठीक है, अब देखिए जो हमारा प्राथमिक लाइसोसोम होता है ये क्या करता है, ये एक तरीके से इसमें इसके जो एंजाइम होते हैं एकदम निष्क्रिय होते हैं या इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा ये एकदम न्यूली फॉर्म लाइसोसोम होता है और इसके एंजाइम कैसे होते हैं, एंजाइम्स आर इनएक्टिव फॉर्म, मतलब निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। जो सेकेंडरी लाइसोसोम होता है ये हमारे पाचन में हेल्प करता है, हेल्प इन इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन का मतलब जैसे ही कोई मतलब बाहरी पदार्थ अंदर आता है तो इसको क्या कर देता है, उसको यह अंदर उसका पाचन करता है। ठीक है, इसीलिए इसको अंतराकोशिकीय पाचन बोलते हैं। ठीक, रेसिडुअल बॉडी जो है ये, इसको हम बोलते हैं अवशिष्ट निकाय, है ना, मतलब जो अपचित पदार्थ होता है। ठीक है, अनडाइजेस्ट मटेरियल, डेड मटेरियल जो होता है वो जो जहाँ पे होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेसिडुअल बॉडी बोलते हैं। वही हमारा क्या है, तीसरे टाइप का। चौथा क्या है, ऑटोफैगिक वैक्यूल। ये क्या करता है, ये मतलब खुद अपने आप जो है मतलब नष्ट करने में जो रिक्तिकाएं सहायता करती हैं उनको हम बोलते हैं ऑटोफैगिक वैक्यूल्स। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। प्राइमरी लाइसोसोम्स क्या है, इसमें जो लाइसोसोम मतलब जो एंजाइम्स होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। मुख्यतः जो दूसरा सेकेंडरी लाइसोसोम यानी द्वितीयक लाइसोसोम है वो इंट्रासेल्युलर डाइजेशन में हेल्प करता है। तीसरा रेसिडुअल बॉडी यानी अनडाइजेस्टेड मटेरियल जो होता है जिसको हम एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन के प्रोसेस से, है ना, बाहर निकालते हैं। इसमें क्या होता है, इसे एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन के प्रोसेस से बाहर निकालते हैं। डाइजेशन के प्रोसेस से बाहर निकाला जाता है इन मटेरियल को। जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों ने सारी इन चीज़ों के बारे में समझ लिया। तो अब आप लोगों ने इसके कार्य के भी बारे में समझ लिया होगा कि इसका मेन कार्य क्या था, पाचन में सहायता करना। तो यानी कैसा कैसा पाचन करता है, पहला अंतराकोशिकीय पाचन करता है मतलब इंटरसेल्युलर डाइजेशन करता है। दूसरा क्या करता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर मतलब बाह्यकोशिकीय पाचन करता है। तीसरा आत्मलयन यानी ऑटोलिसिस करता है यानी खुद नष्ट हो जाता है। ठीक, चौथा ऑटोफैगिक करता है, जैसे कि कोई बाहरी अगर बैक्टीरिया या सेल आता है तो उसको नष्ट करता है। और क्या करता है, एक तरीके से सेल के अंदर इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है या सेल की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायता करता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब अपने अगले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके अलग टाइप्स के बारे में, मतलब जो सेल से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी बनेंगे उनको हम लोग पढ़ेंगे। अब एक बार मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो हमारे जितने कौन कौन से डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल हैं जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, जो कि किसमें नहीं पाए जाते,
प्रोकैरियोटिक सेल में, क्योंकि इनसे आजकल क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने लगा है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, यहाँ पे हेडिंग डाल दिया है मैंने, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल। अब देखिए कौन कौन सा है। सबसे पहला जो हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने सबसे पहला पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या माइटोकॉन्ड्रिया उसमें पाया जाएगा? हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाएगा, क्योंकि डबल मेम्ब्रेन है। फिर हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के बारे में, यानी केंद्रक के बारे में, ठीक है। तो केंद्रक क्या हमारा उसमें पाया जाता है? उसमें हमारा अविकसित केंद्रक पाया जाता है, मतलब किसी भी झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है, मतलब फ्री अवस्था में होता है। उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो फ्री अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि जो हमारी यूकैरियोटिक सेल है उसमें क्रोमोसोम्स हमारे न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ठीक। और हमने क्या पढ़ा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और हमने क्या पढ़ा? गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा? लाइसोसोम के बारे में पढ़ा। ये हमारे कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स हैं जो हमारे किस में पाए जाते हैं? ओनली प्रेजेंट्स इन यूकैरियोटिक सेल। क्यों? क्योंकि ये सारे क्या हैं? झिल्ली से घिरे होते हैं, या कहीं ना कहीं ये लोग क्या होते हैं? विकसित होते हैं। अब देखिए उसमें हमारा क्या क्या पाया जाता है? तो उसमें हमारे रिक्तिकाएं यानी वैक्यूल्स होते हैं, ठीक। और यदि मैं बात करूं तो जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है, हाँ, इसमें हमारा क्या पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म भी पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म भी हमारा किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है ये किससे? न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी जो हमारे केंद्रक के अंदर का द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य से मिलकर के बना हुआ है। जबकि यदि मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं है, तो उसके अंदर कोई द्रव्य भी नहीं होगा, यानी उसमें केवल साइटोप्लाज्म होता है। तो उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाएगा, उसमें राइबोसोम पाया जाएगा, उसमें क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे और थोड़े बहुत एंजाइम्स पाए जाएंगे, ठीक। तो ये हमारा क्या था? कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था, और आजकल इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेली यूकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, या बोल देगा प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए।